हेलो स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ANTS। बच्चों, इस वीडियो सॉल्यूशंस में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं इस सेशन में जा रहा हूं डिस्कस करने के लिए ANTS टेस्ट नंबर 2 का जूलॉजी सेक्शन को डिस्कस करने के लिए। बच्चों, मैं हूं अब्दुल मन्नान, बायोलॉजी फैकल्टी, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशंस। बच्चों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन आपको NCERT से लिया गया है, एकदम 100% NCERT कह सकते हो। और फॉर रेफरेंस के लिए मैंने हर क्वेश्चंस में आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसमें NCERT का पेज नंबर भी मेंशन किया है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है कि ये सिलेबस का है कि नहीं, उसमें पेज नंबर आप रेफर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो एकदम जोश और जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आ गया बच्चों पहला क्वेश्चंस। ये है पहला क्वेश्चंस में बोला जा रहा है बच्चों कि इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या है, इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर्स एब्सेंट होता है। तो बच्चों, ये एनिमल टिश्यू में बच्चों जैसे कनेक्टिव टिश्यू जाओगे पढ़ने के लिए तो वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यूज को 3 ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, उसमें से एक जो टिश्यू है बच्चों वो है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ध्यान में रखना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें आपका जो मैट्रिक्स होता है बच्चों फ्लूइड ही होता है, फ्लूइड के जैसा होता है, प्लस उसमें किसी भी तरह का फाइबर्स नहीं होता है। और NCERT में क्लियरली आपका यहाँ पे देखो पेज नंबर मैंने सारे क्वेश्चंस के रेफरेंस लिख रखा है। तो 103 नंबर पेज पे जाके देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है ना, सीक्रेट फाइबर्स। और उसमें इन्हीं 2 फाइबर्स का नाम है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स का, तो जो कि ब्लड में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 152 नंबर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो डक्ट है सिलिवरी ग्लैंड्स का एज वेल एज द पेनक्रेटिक ग्लैंड्स का, ये किस एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। तो बच्चों पेज नंबर 102 पे जैसे ही कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज देखोगे तो साफ साफ उसमें मेंशन किया गया है जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है वो आपको इसमें डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनिक्लेटिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो कि आपको जो टिश्यूज के जितने भी एग्जांपल दिए हैं, तो नॉट ओनली दिस चैप्टर दैट मींस एनिमल मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है, बट आल्सो सम एग्जांपल इंपोर्ट फ्रॉम द अदर चैप्टर जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला है। ठीक है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा आपको क्लास में बताया गया है तो डरने की बात नहीं, एक्चुअली में वो NCERT का ही पोर्शंस है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि NCERT में जैसे ये जो चैप्टर एनिमल टिश्यू वाला उसमें से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आपको दूसरे चैप्टर्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक बार यहाँ पे जस्ट हिंट दे देता हूँ। अब जैसे मान लो जैसे सिंपल स्क्वेमस, तो इसके कुछ एग्जाम्पल बहुत फेमस है, उसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे लंग्स में एल्वुलर वॉल पे प्रेजेंट होता है, उसके बाद इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एज वेल एज द हार्ट का जो अंदर वाला वॉल होता है वो सब सिंपल स्क्वेमस से लाइंड होता है। दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है बच्चों आपका स्किन का जो एपिडर्मल पार्ट होता है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है, तो एक वहां पे हो गया। दूसरा उसके अलावा ये सिलिवरी एंड पेनक्रेटिक ग्लैंड्स का जो डक्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद बगल कैविटी या मॉइस्ट सरफेस जो बगल कैविटी वो हो गया। इन सब जगह पे आपको कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज मिलता है। सिंपल क्यूबॉइडल जो बच्चों, जैसे क्यूबॉइडल आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए बच्चों नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का PCT ले लो, DCT ले लो या कलेक्टिंग देख लो, सब जगह क्या होता है आपका क्यूबॉइडल। अब उसमें अलग बात है कि सिलिएटेड भी हो सकता है कुछ जगह पे और मैक्सिमम जगह पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और लास्ट है सिंपल कॉलमनर, तो कॉलमनर जैसे आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल। तो वाल जो है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसमें क्या मिलता है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों इसी तरह से आप एग्जाम्पल भी याद करते रहो, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपके जो ये एग्जाम्पल्स वाले पार्ट है ना वो उतना ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, एक याद किया डायरेक्ट और दूसरा क्वेश्चंस के थ्रू भी याद करना। तो इस तरह से क्वेश्चंस करो और याद करो एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 153। 153 में बोला है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है और इन 4 स्टेटमेंट में से हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द कंपाउंड
इपिथेलियम। तो कंपाउंड इपिथेलियम के लिए कौन कौन से यहाँ पे सही है, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। पहला नंबर बोल रहा है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर, दैट मीन्स बिल्कुल सही है कि जो कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों एक से ज्यादा, सिंपल है तो सिंगल लेयर, सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर्स, ठीक है। दूसरा बोला इट हैज अ मेजर रोल इन द सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चों यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है ना। पेज नंबर 102 पे जब जाओगे तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंपाउंड एपिथेलियम उसमें क्या इट हैज अ लिटिल रोल, क्या होना चाहिए था यहाँ पे आपका लिटिल रोल होता है, ना कि मेजर रोल होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन वाले पोर्शंस में, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला तीसरा नंबर कि इट मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, एकदम बिल्कुल साफ साफ एनसीईआरटी में भी लिखा है, बिल्कुल सही है। बीइंग अ कंपाउंड एपिथेलियम इट हैव अ लिटिल रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन बट मेजर रोल इन किसमें आपका रहता है, तो आपका मैकेनिकल स्ट्रेस, जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह, जैसे स्किन है तो फ्रिक्शंस को क्या करता है, रेसिस्ट कर सकता है। और दूसरा केमिकल स्ट्रेस, तो केमिकल स्ट्रेस मतलब बच्चों की आपका जैसे लीक ना करे कोई वाल वगैरह उसमें, वहां पे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर वॉल वगैरह पे, तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखना। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट बोला इट कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा, स्किन के ऊपर होता है, और दूसरा एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बगल कैविटी, और इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा था डक्ट ऑफ सिलिवरी एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया चौथा नंबर। अब यहाँ बोला कि कितने करेक्ट है, तो हमें क्या क्या मिला, एक बस गलत मिला, बाकी तो 3 इसमें से क्या है तुम्हारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी में 3 स्टेटमेंट इसमें से जो दे रखा 4 आउट ऑफ 4, 3 स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों 154 नंबर क्वेश्चन। 154 में भी यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। पेपर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन टफ नहीं है, इजी पेपर है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको लास्ट ईयर का जो पैटर्न है बच्चों उसको भी नजर अंदाज नहीं करना है। इसके पहले जैसे इजी था, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया था, तो थोड़ा पेपर लेंदी भी अगर होता है तो आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करने का आदत अभी से डाल लेना है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है इसमें से 4 स्टेटमेंट है और इन 4 स्टेटमेंट्स में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज। तो पहला बोला है कि कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बच्चों। एनसीईआरटी में सीधा लाइन दे रखा है 102 पेज पे कि जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी में कहीं पे भी जाओगे देखोगे तो हर जगह आपको कनेक्टिव टिश्यूज मिलेगा। दूसरा बोला दे नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। तो बच्चों ये क्या करता है, 2 ऑर्गन या ऑर्गन टिश्यू या टिश्यू के बीच में जो गैप होता है उस जगह पे कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिंक कर रहा है ना 2 टिश्यूज को या 2 ऑर्गन को या टिश्यू और ऑर्गन को, दैट मीन्स इस तरह से हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हम लोग को अभी तक सही मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं दे रेंजेस फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज से लेके स्पेशलाइज्ड टाइप व्हिच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। बच्चों आंसर में साफ साफ लिखा कार्टिलेज हो, बोन हो, एडिपोज टिश्यू हो या ब्लड हो, दिस ऑल आर कैटेगराइज अंडर, ये सब कैटेगराइज होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। ऑल्दो इसमें अगर एडिपोज को देखते हो तो एडिपोज भी एक तरह का क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, बट ये भी एक स्पेशल टिश्यू में कंसिडर किया जा सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये भी स्टेटमेंट हमको सही मिला। अब आ जाता है चौथा नंबर, द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज secrete modified polysaccharide which accumulated between the cell and fiber and act as a matrix। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। बेसिकली जो सेल्स है कनेक्टिव टिश्यूज का वही क्या करता है, फाइबर सिक्रेट करता है, जेली मटेरियल सिक्रेट करता है। जेली मटेरियल मतलब हाइलुरोनिक एसिड, जो कि एक तरह का क्या हो गया, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है ना। मीको पॉलीसेक्राइड होता है, अगर पॉलीसेक्राइड में पढ़ोगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा मीको पॉलीसेक्राइड, और उसमें एग्जांपल है हाइलोनिक एसिड, कॉन्ड्रिन सल्फेट जो हो गया, हेपरिन हो गया। तो दीज आर द पॉलीसेक्राइड्स जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, और ये 2 सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में जहां जगह बचता है वहीं पे पर्टिकुलरली प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये भी चीज। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, मतलब 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, और 4 हमें दिख रहा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में, तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर सही है इसमें। क्लियर यहाँ तक।
तो ये था बच्चों हमारा 154 नंबर क्वेश्चन। मूव करते हैं 155 क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, 155 क्वेश्चंस में बोला जा रहा है बच्चों कि यहाँ पे which kind of tissues is goblet cells। गॉबलेट सेल्स किस तरह का टिश्यूज है? तो बच्चों ध्यान रखना, गॉबलेट सेल्स एक क्या है, ये एक ग्लैंडुलर सेल है, और ग्लैंडुलर सेल्स दैट मीन्स पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो बच्चों ये होता है मॉडिफाइड क्यूबाइडल या कॉलुमिनर एपिथेलियम। मतलब यहाँ पे सीधा इंडिकेशन है कि जो गॉबलेट सेल्स है वो एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। और एक चीज ध्यान रखना, जो ग्लैंडुलर सेल्स है या ग्लैंडुलर एपिथेलियम बच्चों, उसमें ये गॉबलेट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर। बाकी कोई भी अदर ग्लैंड ले लो तो वो सब मल्टी सेलुलर होता है। तुम्हारा सेल्बरी ग्लैंड ले लो या पेनक्रिएटिक ले लो या गैस्ट्रिक ले लो, मेमोरी ग्लैंड ले लो, टीयर ग्लैंड ले लो, स्वेट ग्लैंड ले लो, वैक्स ग्लैंड ले लो, कोई भी ग्लैंड्स बॉडी में आता है। इवन एंडोक्राइन में पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल्स, ठीक है ना, या टेस्टिस, ओवरी, पेनक्रियाज, कोई भी ग्लैंड लो, सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए नंबर, एपिथेलियल कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू। डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 156। 156 क्वेश्चन में जाओगे तो सम टाइम big molecules can be transferred to the neighboring cells by which of the following junctions। किस junctions के थ्रू होता है? तो यहाँ पे बच्चों आपका सीधा सीधा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको आगे और भी क्वेश्चंस दिया है सेल जंक्शन से रिलेटेड, हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल 102 नंबर पेज पे इसके बारे में यहाँ पे सीधा लिखा हुआ, और इसका आंसर क्या है? गैप जंक्शंस। ठीक है, आगे इसके बारे में लोग अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायग्राम बेस्ड था, तो 157। इसमें से बोला ये जो 4 डायग्राम दे रखा है तो इनका करेक्ट लोकेशन और फंक्शन हमें डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ABCD 4 डायग्राम है, यहाँ पे ABCD लिखा है। अब हमें देखना कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो बना वो सही है। ठीक है, ये जो डायग्राम बच्चों मैंने एनसीईआरटी वाला डायग्राम ले रखा है यहाँ पे, तो ये वाला जो है पहला वाला जो दिख रहा है ये वाला फ्लैट है, मतलब यहाँ पे C नंबर फ्लैट सेल्स हो गया, और ये B नंबर जो है क्यूबाइडल सेल्स होगा, क्यूबाइडल यहाँ पे B नंबर में दे रखा है, और C है कॉलुमिनर सेल्स, यहाँ पे भी आपका A नंबर में कॉलुमिनर है, और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हो गया जो कि यहाँ पे D नंबर दे रखा है। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। B दैट मीन्स ये हो गया क्यूबाइडल्स, यहाँ पे लिखा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, छोड़ दो। उसके बाद B नंबर में आते हैं, C नंबर डायग्राम, C नंबर क्या है? सिंपल स्क्वेमस, तो यहाँ पे लेकिन क्यूबाइडल लिखा है तो ये भी गलत हो गया, इसको भी यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करके भी कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आता है D नंबर क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम, ये ठीक लग रहा है, स्किन में होता है ये भी ठीक लग रहा है, और फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन, ये भी ठीक रहा है। तो आंसर इसमें C हो सकता है, अभी नहीं बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं A नंबर। A नंबर क्या है? कॉलुमिनर है, और यहाँ पे लिखा सिंपल कॉलुमिनर, मतलब ठीक है, और ये लिखा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन बच्चों कॉलुमिनर तो नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? क्यूबॉइडल होता है। दैट मीन्स ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे ये गलत हो जाता है। आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा C नंबर, आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 158। 158 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग 1 to 4 स्टेटमेंट हो गए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें बताना एवर स्टेटमेंट इज करेक्ट, कितने सारे स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला बोला है, देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में फ्रस्ट्रेट मत हो, आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, और उससे बेस्ट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो ताकि जो एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स हैं वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इसमें बोला है हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। तो ज़्यादा ज्ञानी लोग होंगे वो सोचेंगे कि हार्ट तो भैया उसमें सिर्फ कार्डियक मसल्स होता है, मतलब मस्कुलर टिश्यूज होता है, बट जब उसका एनाटॉमी देखोगे तो बाद में बच्चों बहुत कुछ दिया हुआ। अब ये एनाटॉमी अभी तो कर नहीं सकते हो, बट आप अभी एनसीईआरटी तो पढ़ सकते हो ना। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 106 पे जाओगे जहाँ पे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो उसमें सीधा लिखा हुआ हार्ट जो होता है कंसिस्ट होता है ऑल 4 टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू भी होता है अंदर वॉल में, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड वेसल्स के फॉर्म में, मस्कुलर टिश्यू तो है ही मैक्सिमम तो मसल टिश्यू होता है, कार्डियक मसल्स, और न्यूरल टिश्यू, न्यूरल सप्लाई भी थोड़ा होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इनर्वेट करते हैं, सिंपैथेटिक एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनर्वेट करते हैं किसको? आपको हार्ट के वॉल को, ताकि उसको कंट्रोल कर सके थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। नेक्स्ट आता है द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स कंटेन स्केलेटल मसल्स। बच्चों स्केलेटल मसल्स जो होता है वो
लिम्ब से जुड़ा हुआ रहता है, नेक से जुड़ा हुआ रहता है, फेस से जुड़ा हुआ रहता है, बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन जो भी हैं उनमें स्मूथ मसल्स होता है, ना कि स्केलेटल मसल्स होता है। तो यहाँ पे जितने ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल इंटरनल ऑर्गन, स्टमक इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे स्मूथ मसल्स लिखना चाहिए था, इन्होंने लिख रखा है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ऑप्शन जो थर्ड बोला है, द सिंपल एपिथेलियल containing 2 or more cell layer and protective functions। अभी थोड़ी देर पहले सिंपल और कंपाउंड के बारे में बता रहा था। सिंपल एपिथेलियम का मतलब हो गया एक सिंगल लेयर होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 लेयर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बोला कॉलमनर एपिथेलियम इज मेड ऑफ द सिंगल लेयर, बिल्कुल ठीक है। फ्लैटेंड सेल विद रेगुलर बाउंड्री, ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो क्यूबाइडल सेल्स होता है वो कॉलम सेल का होता है, सिलेंडर शेप का होता है, ना कि फ्लैट होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आके गलत हो जाता है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन में 3 रॉन्ग 1 सही, हमें बताना था करेक्ट ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही, मतलब आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 159 क्वेश्चंस। यहाँ बच्चों ये एसर्शन रीजंस वाला क्वेश्चन है, तो मैंने इस पूरे क्वेश्चंस में 4 एसर्शन रीजंस के दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड वाला भी एसर्शन रीजन की तरह, और बाकी इसमें करीब करीब 5-6 क्वेश्चंस बच्चों जो है उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी सब सिंपल एमसीक्यू टाइप का जैसे होता है वैसे ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान में आपको देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बच्चों द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एसर्शन में लिखा है द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड सिक्रीट द फाइबर। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस में बोला था, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में पेज 103 नंबर पे सीधा लिखा हुआ है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स है ना बच्चों, वो सब फाइबर सिक्रीट करते हैं एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड में फाइबर्स नहीं होता, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही दिया हुआ है। अब रीजन देखते हैं, फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, बिल्कुल सही है बच्चों। जो फाइबर्स होता है ये इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को प्रोवाइड करेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा एसर्शन रीजन में डाउट तो रहता ही है, पर थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छा से जो नॉलेज है उस पर ट्राई करके बनाओगे तो ही बनेगा तुम्हारा। तो इसमें एसर्शन इज ट्रू, रीजन भी ट्रू, बट इसमें जो रीजन हो एक्सप्लेनेशन है, तो बोथ एसर्शन रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें आंसर हो जाएगा आपको बी, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। बाकी किसी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन जो है डायग्राम बेस्ड है, 160 क्वेश्चन नंबर है। ये डायग्राम बच्चों आपको शायद याद होगा, ये है आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का डायग्राम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसमें बच्चों मैंने दे रखा है जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, डी पार्ट, और यहाँ पे सी पार्ट्स दे रखा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करें, तो ये थोड़ा कलर डायग्राम है, या फिर सही से नहीं दिख रहा हो तो आप एनसीईआरटी पेज नंबर 103 पे आ जाओ और वहाँ पे आप मैच कर सकते हो। जो ये पहला डायग्राम दे रखा है ए, यहाँ पे ये क्या बच्चों, मैक्रोफेज सेल्स है। तो ए मैक्रोफेज सेल, इसमें ढूंढो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे ए कोलेजन लिखा है, यहाँ पे मैक्रोफेज लिखा है, यहाँ पे मास सेल लिखा है, यहाँ फाइबर। तो ऐसे ही हो गया, आंसर हो गया बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक ही में मिल गया, बट फिर भी बाकी मिला लेते हैं। देखो बी नंबर इसके बारे में बोला, ये ग्रीन कलर का जो सेल्स है इसको बोला जा रहा है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है, यहाँ पे देखो बी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। उसके बाद सी ये जो कोने में सेल्स है बच्चों, यहाँ पे नीचे में ये मास सेल्स है, ठीक है ना, मास सेल्स, सी में मास सेल्स दिया हुआ है। और डी हो गया बच्चों कोलेजन फाइबर, ये जो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल से नीचे ये फाइबर्स निकल रहा है ना, यही क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से निकला हुआ फाइबर्स होता है। तो डी इंडिकेट करा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की तरफ, तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स है, यहाँ पे आंसर लिखा कोलेजन फाइबर, दैट मीन्स बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों 161, इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को लेके यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया गया है। देखो कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज है, बिल्कुल सही है, ये पहले दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम लोगों ने बोला भी था इसमें स्पेशलाइज कार्टिलेज में बोन कार्टिलेज, उसके बाद एडिपोज टिश्यू आता है, ब्लड आता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल सही है। दूसरा बोला मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड पेलिएबल, बिल्कुल सही है। पेलिएबल का मतलब होता है बच्चों कि अगर उसको फोल्ड करें तो इजीली फोल्ड हो सकता है, ठीक है ना, पेलिएबिलिटीज उसमें होता है। मैट्रिक्स डज नॉट रेसिस्ट द कंप्रेशन, बच्चों यही वाला रेसिस्ट वाला जो है ना नॉट लिख दिया है तो ये गलत हो गया। मतलब बेसिकली जो दो बोन होता है ना उसके बीच में यहाँ पे कार्टिलेज होता है, तो वो क्या करता है जब भी हम कुछ थ्रस्ट होते हैं जैसे खड़े हैं तो जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट्स है बॉडी में उस जगह पे कंप्रेशन जो होगा बच्चों उस कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है, तो वो स्टेटमेंट सही, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दे इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा उसके बाद बोला सेल्स आर इनक्लोज्ड इन द लैकुनी, जो बच्चों आपका मैट्रिक्स है कार्टिलेज का सॉलिड होता है, उस सॉलिड में छोटा छोटा कैविटी होता है। देखो सेल तो सॉलिड जगह पे रहेगा नहीं, तो सॉलिड स्पेस में छोटे छोटे कैविटीज होता है, उसी कैविटीज के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होता है और उस कैविटीज को बोलते हैं लैक्यूनी बोला जाता है, ठीक है ना। तो लैक्यूनी क्या हो गया, कैविटी इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, और ये लैक्यूनीज बच्चों बोन में भी होता है, तो ये बोन में भी मिलेगा और कार्टिलेज में मिलेगा, मतलब ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियो कंटेन द कार्टिलेज, बिल्कुल सही है। देखो ऐसा नहीं बोला कि बोन नहीं होता, बोन भी होता कार्टिलेज, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले कार्टिलेज बनता है, फिर वही कार्टिलेज बच्चों रिप्लेस्ड होकर बोन बना देता है, समझी। तो जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो होते हैं उनमें कार्टिलेज होता है, फिर वो कार्टिलेज बोन में चेंज होगा बाद में, बट इनिशियली क्या होता है कार्टिलेज ही होता है तुम्हारा इसमें, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कार्टिलेज इज वैस्कुलर स्ट्रक्चर। वैस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों कि आपका इसमें ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। वैस्कुलराइजेशन का मतलब जैसे ऐसा नहीं कि प्लांट के लिए ही वैस्कुलर वर्ड यूज करते हैं, एनिमल में जहां जहां ब्लड वेसल्स गया है, ब्लड सप्लाई है, वो पोर्शन कहलाता है वैस्कुलर पार्ट। तो कार्टिलेज जो होता है बच्चों ये नॉन वैस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया है गलत, ठीक है, ये है गलत। तो यहाँ पे देखो कितने स्टेटमेंट हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो 1 2 3 और 4 स्टेटमेंट टोटल सही हो गया। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट सही और 4 स्टेटमेंट हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो दैट मीन्स आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द सेल जंक्शन आर करेक्ट। हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है कि कितने सारे क्वेश्चन में सेल जंक्शन को लेकर करेक्ट हैं। पहला बोला है कि ऑल द सेल ऑफ दिस एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बच्चों, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि दो सेल के बीच में गैप ही नहीं होता है, ठीक है। और अगर गैप होता है भी है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, और इसके वजह से दोनों सेल आपस में मिलकर एक इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म करते हैं, सेल जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे लार्ज नहीं होके लिटिल होना चाहिए। लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल इसमें होता है, थोड़ा सा इंटरसेलुलर मटेरियल होता है एज कम्पेयर टू द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर मटेरियल्स होता है, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है, बट एपिथेलियम में कम होता है। तो ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल हो गया है गड़बड़, गलत हो गया है, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। दूसरा बोला है नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड द बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकेज बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंकेज प्रोवाइड करता है सेल जंक्शन, बिल्कुल सही दे रखा स्टेटमेंट ये। गैप जंक्शन प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक चैनल बिटवीन द सेल्स टू passes of the ion, small ion and sometimes big molecules। बेसिकली जो गैप जंक्शन होता है बच्चों वो कम्युनिकेशंस के लिए होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन। और सेल में कम्युनिकेशन का मतलब है कि सोडियम पोटेशियम इधर से उधर, हाइड्रोजन क्लोरीन कैल्शियम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशंस। तो यही वाला पॉइंट एक आगे क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बोला था, अभी समझा दूंगा। तो इसमें यही चीज़ बोला जा रहा है, गैप जंक्शन जो होता है बच्चों ये एक तरह का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या चैनल कह सकते हो, जिसके वजह से आयन, स्मॉल आयन मॉलिक्यूल्स वगैरह ये सब क्या होता है यहाँ से पास हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट बोला है टाइट जंक्शंस हेल्प द स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। बच्चों टाइट जंक्शन होता है जो सेल्स में, ध्यान रखना टाइट जंक्शंस, इसके वजह से सेल्स के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता और कोई भी सब्सटेंसेस इधर से उधर नहीं जाता, मतलब लीक नहीं होता। जैसे टंकी से पानी निकलता है, लीक होता है टंकी समथिंग, उसी तरह समझ लो ये टाइट जंक्शन के वजह से टंकी से किसी तरह का पानी लीक नहीं होता है। मतलब ये भी सही दे रखा, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है
द एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लाइन है बच्चों 102 पेज पे, सारा एक एक लाइन वहीं से दिया हुआ है। सीमेंटिंग मतलब दो सेल्स को आपस में मजबूती से जोड़ के रखने का काम करता है। कौन? एडहरिंग जंक्शंस करता है तुम्हारा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी के सारे स्टेटमेंट सही है। मतलब ये 2, 3, 4, 5 इसमें से क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। आंसर इसमें हम लोग बच्चों डी को ले लेंगे इसमें, ठीक है ना। डी इज करेक्ट आंसर हो गया तो आपका, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। इसमें बोला है बच्चों कि कॉकरोच में जो ऑक्सीजन है ये टिश्यू तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो सिंपली टिश्यू तक पहुंचाने के लिए जैसे ह्यूमन में या फिर अदर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, तो जैसे लंग्स है या फिर अदर जो भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, तो उसमें पहले ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के थ्रू, देन उसके बाद फिर वो टिश्यू तक पहुंचता है। बट इन द केस ऑफ कॉकरोच उसमें कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता, ना तो हेमोग्लोबिन ना तो हेमोसाइनिन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा आता है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में देखो हेमोसाइट सेल्स तो है बट कोई आरबीसी या फिर ऐसा कोई सेल नहीं है जो क्या करे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके, तो प्लाज्मा भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ट्रैकियल ट्यूब। बच्चों कॉकरोच में जो मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, वो आपका ट्रैकियल सिस्टम ही होता है। तो ट्रैकियल सिस्टम में क्या होता है? नेटवर्क है ट्यूब का जो हर एक टिश्यू एंड ऑर्गन तक डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक एयर को लेके जाता है। तो यहाँ पे किसी रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स की ऐसे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ कॉकरोच के केसेस में क्या हो गया? ट्रैकियल ट्यूब जो हो गया, दैट इज ट्रैकियल सिस्टम जो हो गया, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर को टिश्यू तक लेके जाता है। तो इसके आंसर होने के चांसेस है ऑप्शंस, बट हम लोग चौथा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चौथा बोला है कि डिफ्यूजन थ्रू द इंटोगमेंट्स। बच्चों ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू जब टिश्यू तक पहुंचेगा ना, तब वहां पे डिफ्यूजन होता है ट्रैकियल ट्यूब में जो एयर है वो और टिश्यू के बीच में। इंटोगमेंट मतलब स्किन समझ लो, इसका जो आउटर बॉडी वॉल होता है उसको समझ लो। तो आउटर बॉडी वॉल से डायरेक्टली इसमें कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है ऑक्सीजन का स्पेशली, बट थोड़ा सा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिफ्यूज होकर बाहर जा सकता है, बट ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर इस केस में हो जाएगा आपका सी, आंसर इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है 164। 164 में बोला जा रहा है कि कौन सा टिश्यू स्किन के साथ एसोसिएट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है स्किन में। तो यहाँ पे आंसर जो है बच्चों वो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, ये है आपका डेंस रेगुलर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में दो तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जो है बच्चों ये आपका कोड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस करता है, और जो इरेगुलर होता है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो कोड लाइक स्ट्रक्चर्स में ये टेंडम और लिगामेंट इन्हीं दोनों के आंसर मतलब इसी का एग्जाम्पल है, और ये जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसका एग्जाम्पल हो गया स्किन, इसका एग्जाम्पल्स है। तो स्किन इसके लिए सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। देखो बच्चों डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका जो अरेंजमेंट है शीत जैसा होता है ना, और ये कोड शीत। स्किन को ही मॉडिफाई करके हम लोग लेदर फॉर्म करते हैं। तो लेदर में कोलेजन होने के वजह से वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो लेदर किससे बनता है? स्किन से बनता है, एनिमल के स्किन से ऑब्वियसली बनेगा, ठीक है। एनीवे कुछ केमिकल प्रोसेस वगैरह करके। डन यहाँ तक? तो इसका आंसर है बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 165 नंबर क्वेश्चन। 165 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करना। इसमें इस बार मैंने बोला स्टेटमेंट में इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट ट्रू कौन सा है इसमें, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो बेसिकली पहला वर्ड बोला जा रहा है लिम्ब बोन्स आर द लॉन्ग बोन्स। देखो स्टेटमेंट जो है बच्चों ये 104 पे दे रखा है, अच्छे से एक बार लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो लिम्बिक बोन जो होता है, लिम्स बोन जो होता है वो लॉन्ग होता है। बेसिकली देख सकते हो हाथ और पैर वाला बोन लंबा लंबा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि लिम्बिक बोन सच एज लेग, लेग मतलब नीचे वाला पैर वाला जो पॉइंट हो गया। तो हम लोग का जो पूरा बॉडी का वेट होता है ये कहाँ पे होता है? इसी लेग के ऊपर होल्ड किया रहता है। वही वर्ड लिखा हुआ था, लिम्बिक बोन सच एज लेग सर्व्स वेट वियरिंग फंक्शन, बिल्कुल सही है ये भी। थर्ड बोला जा रहा है द बोन मैरो इन ऑल बोन आर द साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशंस। देखो ब्लड सेल्स जो बनता है बच्चों वो बोन मेरो के अंदर बनता है, लेकिन बोन मेरो सारे बोन में नहीं होता है। एनसीईआरटी में यहाँ पे ऑल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है SOME सम बोन, ठीक है ना। सम बोन आर द साइट फॉर द ब्लड सेल फॉर्मेशंस। यही स्टेटमेंट क्या हो गया? नॉट ट्रू है। अगर ये नॉट ट्रू है तो ऑल द अबव होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर इस केस में हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है यहाँ तक।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 166 में बोला जा रहा है द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर द इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है ना, इंटरकलेटेड डिस्क किसमें मिलता है? तो ये मिलता है हम लोगों को इंटरकलेटेड डिस्क मिलता कहाँ पे बच्चों? इंटरकलेटेड डिस्क मिलता है कार्डियक मसल्स में। ठीक है, बाकी स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या बोला गया है। तो इट्स फाउंड ओनली इन कार्डियक मसल, बिल्कुल सही है। और ये कम्युनिकेशन जंक्शन होता है कार्डियक इंटरकलेटेड सेल पे बच्चों, गैप जंक्शन होता है। और गैप जंक्शन को मैंने पहले ही बोला कि दैट्स फॉर द कम्युनिकेशन, उसको कम्युनिकेशन जंक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। उसके बोला व्हेन वन सेल रिसीव स्टिमुलस इट नेबरिंग सेल्स आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरकलेटेड। तो इंटरकलेटेड डिस्क के वजह से ही बच्चों क्या होता है, जो सिग्नल होता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जैसे ही एक कार्डियक सेल के पास आएगा वो क्या होगा, सारे कार्डियक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके पीछे दो रीज़न है। एक रीज़न तो हो गया बच्चों कि जो कार्डियक मसल सेल्स होता है ऐसे सिलिंड्रिकल शेप तो होता ही होता है, साथ में ये क्या होता है बच्चों, इस तरह से ब्रांच्ड होता है। और ब्रांच होने की वजह से ये दूसरे कार्डियक सेल के साथ अटैच रहता है। और यहाँ पे अटैचमेंट के साइड में यहाँ पे जो इंटरकलेटेड डिस्क बनता है, इसमें न्यूरल सिग्नल पास हो सकता है, एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सिग्नल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए पूरे कार्डियक मसल में एक साथ जाता है। दैट्स व्हाई द होल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तुम्हारा इसमें। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। लास्ट बोला है कि फाउंड इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, फाउंड इन स्केलेटल मसल्स। तो बेसिकली बच्चों मैंने पहले ही बोला कि ये कार्डियक मसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स में नहीं मिलेगा। तो यही इनकरेक्ट है। तो नॉट ट्रू फॉर द इंटरकलेटेड डिस्क इज डी। तो आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी हो जाएगा इसमें। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है आपका 167 में बोला जा रहा है कि न्यूरोगिलिया दैट मीन्स न्यूरोगिलियल सेल्स। बच्चों जो नर्वस टिश्यू होता है ना, उसमें दो मेजर तरह के सेल्स है। एक तो न्यूरॉन सबको पता होता है, दूसरा उसमें होता है न्यूरोगिलियल सेल्स। ठीक है, और न्यूरोगिलियल सेल्स का जो टोटल नंबर होता है अगर कंपेयर करें न्यूरॉन से तो नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साइज में बहुत छोटा होता है, नंबर में ज़्यादा होता है। बट ओवरऑल अगर वॉल्यूम से कंपेयर करें तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मोर देन 1/2 ऑफ द न्यूरल टिश्यू जो होता है उसके वॉल्यूम के, न्यूरल वॉल्यूम से कंपेयर करें तो 1/2 इसका से ज़्यादा होता है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में बोला जाए न्यूरोगिलिया अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म्ड हाउ मच पार्ट ऑफ द न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू का कितना पार्ट बनाता है? तो 1/2, मोर देन 1/2 बनाता है। इसमें ये वाला सीधा आंसर हो जाएगा, पहला वाला ये करेक्ट है। ये बच्चों सीधा एनसीईआरटी में 105 नंबर पेज पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 168 नंबर क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजंस का ही क्वेश्चन हो गया। असर्शन रीजंस में बच्चों यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ बोला है कि पैसा असर्शंस में कंपाउंड इपिथेलियम कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। आगे एक क्वेश्चन में और था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही है। दूसरा बोला है रीजन में देयर मेन फंक्शंस इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। तो यहाँ पे बच्चों वहाँ पे भी मैंने करेक्ट कराया था कि मेन फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल एज वेल एज द केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, मतलब पहला सही, एसर्शन सही, रीजन गलत हो गया। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों से इज करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपका बन गया होगा। ठीक है, आप में से किस किस को अभी तक पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है इसको 2 बार मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है? कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख देना। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 169 में बोला जा रहा है बच्चों द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी फेरिंग्स हैव। सेम उसी स्टेटमेंट पे ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला है कि मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी फेरिंग्स हैव कंपाउंड इपिथेलियम, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था। तो बच्चों लोकेशन आपको टिश्यू का याद होगा तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी बन जाएगा। कुछ कंसेप्ट है बीच बीच में, बट मेजरली क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ऑलमोस्ट इस वाले टेस्ट पेपर को भी रखोगे तो आगे फ्यूचर में आपको रिविजन के लिए ये बेस्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे एनिमल किंगडम का जैसे क्वेश्चन था वैसे ये भी सेम उसी तरह से हो जाएगा। तो अच्छा है आपके लिए रिवीजन के लिए, इसको रखना संभाल के क्वेश्चंस को। लास्ट फाइनल जब रिवीजन करना तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 170 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 से 4 और इसमें से हमें करेक्ट पॉइंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन इज अब्सेंट, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन इज अब्सेंट। किसके लिए बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है करेक्ट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन अब्सेंट होता है या होता है? तो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो नॉन वेस्कुलर पार्ट होता है, बेसिकली वो न्यूट्रिशन नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना उनसे लेता है। तो ये सेंटेंस सही लिखा, ब्लड सर्कुलेशन अब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑल द 3 जर्म लेयर्स, ऑल द 3 जर्म लेयर। बच्चों एपिथेलियल टिश्यू एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन भी होता है, एंडोडर्मल ओरिजिन भी होता है और मेसोडर्मल भी ओरिजिन होता है। जैसे मेसोडर्मल मेजोथेलियम बॉडी कैविटीज को लाइन करता है, एंडोडर्मल एलिमेंट्री कैनाल का वाल जो होता है वो आपका मेसोडर्मल एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। और एक्टोडर्मल में बच्चों ये आपका जैसे स्किन वगैरह हो गया तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, तो तीनों का तरह का ओरिजिन होता है। ये भी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है द सेल्स कंप्लीटली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, देखो यहाँ पे सही लिखा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है और इस तरह के सेंटेंस को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया 1-2 बार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथा नंबर, द सेल्स आर अरेंज इन द यूनिफॉर्म लेयर। सेल्स जितने भी हैं वो एकदम यूनिफॉर्मली, एपिथेलियल टिश्यू का ये क्वालिटी है बच्चों कि सेल्स यूनिफॉर्मली एंड कॉम्पैक्टली पैक्ट होता है। तुम्हारा मतलब ये स्टेटमेंट भी सही, तो मतलब यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं और ये 4 इसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? इसके लिए रेफर कर सकते हो 101 पेज और इसी 102 101 इसी पेज से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना हुआ तुम्हारा इसमें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 171 में जो स्टेटमेंट दे रखा बच्चा, हम इसमें से फाइंड आउट करना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है विथ रिस्पेक्ट टू द गट ऑफ द कॉकरोच। जैसे पहला वर्ड लिखा है गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। बच्चों जब हम कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं तो उसमें फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, गिजार्ड के बाद आता है मिडगट। तो जो उसमें क्रॉप होता है वो फूड को स्टोर करता है और गिजार्ड क्या करता है, फूड को मस्टिगेट करता है, ग्राइंड करता है, पीसता है, ठीक है, जिससे कि वो लुब्रिकेटेड हो जाए और उस पर एंजाइम अच्छे से काम कर सके। ओके, तो यहाँ पे गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग बिल्कुल सही लिखा है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा उसके बाद बोला है कि एंटायर फोरगट इज लाइन विद द क्यूटिकल्स, क्यूटिकल से लाइन होता है। बच्चों ये भी एनसीईआरटी में पेज 130 पे एकदम क्लियर कट दे रखा है कि जो गट होता है कॉकरोच का वो भी स्पेशली कौन सा, फोरगट, नॉट मिडगट, नॉट हाइंडगट, ओनली फोरगट। अंदर से इनर वॉल जो होता है वो कंप्लीटली लाइन होता है क्यूटिकल से, क्यूटेनियस वॉल से लाइन होता है तुम्हारा इसमें, तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ओसोफेगस ओपन इनटू द सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिजार्ड। तो ओपन कहाँ होता है बच्चों, ओसोफेगस वो होता था कहाँ पे, वो होता था क्रॉप में। दैट मीन ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, क्रॉप, जैसा कि मैंने पहले ही समझाया था। लास्ट जो बोला है कि 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स हेपेटिक सिक्का, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हेपेटिक सिक्का एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है, आर द प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, बिल्कुल सही है। जो आपका बच्चों हेपेटिक सिक्का है तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है और ये इसी पॉइंट पे इधर फोरगट है और इधर मिडगट है, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शंस पे, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन सा हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो करेक्ट इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 102 नंबर क्वेश्चंस में बोला जा रहा है, एसेशन रीजंस का क्वेश्चंस है। तो कॉकरोच आर डायोसियस एंड शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स। डायोसियस का मतलब हो गया बच्चों ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और मेल और फीमेल को हम क्लियर कट डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। मतलब ये सेंटेंस तो ठीक ही दिया, रीजन मैंने एसेशन सही है। रीजन में बोला है मेल बियर a pair of jointed filamentous structure called the anal cerci। तो मेल, ओनली मेल, मतलब इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गलत क्या हो गया इनसे, एनल सर्सी नहीं होता, यहाँ पे एनल स्टाइल होता है, एनल स्टाइल होना चाहिए था। तो ये रीजन जो है गलत हो गया है, इसमें एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। ठीक है यहाँ तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 173 और 173 में बोला जा रहा है मैच द कॉलम। तो
तो यहाँ 2 कॉलम दे रखा, उन दोनों को मैच करने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉलम 1 में बच्चों जैसे बोला मैच करके देख लेते, फिर उसके बाद आंसर मिलाएंगे कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो मैच करके देख लेते हैं। इसमें पहला है इसमें द पेयर ऑफ स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका बच्चों क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है और इसका काम होता है स्टोर करना स्पर्म्स को आफ्टर मेटिंग। तो ये क्या करेगा, स्टोर करता है स्पर्म्स को। और इसका जो लोकेशंस है बच्चों, जो वो लोकेशंस हो जाएगा आपका 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होता है। तो स्पर्मेथिका एक पेयर होता है और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है ओवरी। तो ओवरी का सेगमेंट्स हमें बताना है, तो ओवरी बच्चों 2 to 6 सेगमेंट्स में रहता है। तो ओवरी के लिए मैचिंग क्या हो गया, आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। मशरूम सेम एसेसरी ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड बोल दो या यूट्रिकुलर ग्लैंड बोल दो, ठीक है। तो यूट्रिकुलेंस का पोजीशन बच्चों ये सामने देखो दे रखा, सीधे सीधे 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होता है। तो इसके लिए 3 का क्या हो गया, सी हो जाएगा, ठीक है, 3 का सी। उसके बाद लास्ट बोला एनल सर्सी। तो एनल सर्सी मैंने पहले बताया बच्चों कि ये मेल फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है, बट ये दोनों में होता है एनल सर्सीज वाला पोर्शन। तो ये होता कहाँ पे है, तो ये 10th सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। तो इन सबको मैच करोगे तो आपको पहला ही आंसर मिल जाएगा बच्चों। जैसे देखो ना, सी देखो ना, 3rd का सी। मशरूम ग्लैंड्स कहाँ बोला, 6 to 7, सी है ओनली, और बाकी किसी में सी में नहीं है। तो यही पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस 174। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया बच्चों, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना और एक एक करके समझना है कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो पहला बोला है कि स्टेटमेंट 1 में बोला कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल, बिल्कुल सही है। इस तरह का पहले भी स्टेटमेंट मिल चुका है, सही है ये। दूसरा बोला है कि ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स शो, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड द लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों जैसा कि हम लोगों ने डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बात किया था, तो उसमें क्या होता है, जो फाइबर्स और सेल्स होता है उनका पैटर्न जो होता है रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। तो अगर रेगुलर है तो उसी को बोलते थे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इरेगुलर है तो उसको क्या बोलते थे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज बोलते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है फाइबर्स के बेसिस पे रेगुलर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हो सकता है एंड कॉल द लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों यहाँ पे बस यही गड़बड़ कर दिया कि ये जो ओरिएंटेशन फाइबर है इसमें रेगुलर रेगुलर वो डेंस में होता है, लूज में नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इन्होंने कर दिया गलत। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो होता है इनकरेक्ट हो गया। इसमें स्टेटमेंट नंबर सी में दे रखा, देखो स्टेटमेंट इज 1 करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। डन यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों 175 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला ऑप्शन बोला द पेस्ट, दे आर पेस्ट। पेस्ट क्या होता है पता है, पेस्ट होता है बच्चों आपका एनी अनवांटेड एनिमल्स को कहते हैं, ठीक है। कोई भी एनी अनवांटेड एनिमल, ध्यान रखना, अगर प्लांट हुआ तो उसको वीड कहते हैं और एनिमल हुआ तो उसको पेस्ट कहते हैं। तो कॉकरोच डेफिनेटली एक पेस्ट ही होता है, ठीक है, घर में अननेसेसरी घुसा हुआ रहता है। तो दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटामिनेट इट विथ देयर स्मेली एक्सक्रीटा, बिल्कुल सही है, गंदा करता रहता है इधर उधर, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है ऑल द स्पीसीज हैव इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट। ऑल द स्पीसीज किसका, कॉकरोच का, हैव इकोनॉमिकल, कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता, देयर इज नो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आगे बोलो द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विथ नो लार्वल स्टेज, बिल्कुल सही है। कॉकरोच में डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है। हाँ, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, इसको बोलते हैं निम्फ, निम्फल स्टेज बोलते हैं, निम्फ होता है। जो निम्फ होता है ना बच्चों एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसा, मतलब एडल्ट के तरह होता है, बस एक एक्सेप्शन है और वह है विंग्स। तो नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैव द विंग पेट। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो निम्फ होता है एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होता है, सिर्फ एक अंतर है और वह है विंग पेट। तो नेक्स्ट टू द लास्ट मतलब 12th नंबर, टोटल 13 टाइम मोल्टिंग चलता है। तो जब 12वां नंबर 12th नंबर मोल्टिंग चल रहा होता है बच्चों, तो उसी टाइम पे क्या होता है, विंग पैड बनता है, समझ में आ रहा। और जब 13th मेटामॉर्फोसिस चलता है तब जाके विंग्स डेवलप हो जाए, और जैसे विंग्स बनेगा तो फिर एडल्ट कहलाने लगता है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है, पहला डी नंबर। नेक्स्ट टू द लास्ट निम्पल स्टेज विंग पैड इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस केस में 175 का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 176 में बोला जा रहा है कि इन कॉकरोच
स्पर्म आर स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली देखो, जब मेल कॉकरोच है तो मेल कॉकरोच में स्पर्म कहाँ स्टोर होता है? स्टोर होने के लिए बच्चों फीमेल में एक स्ट्रक्चर था स्पर्मेथिका, जिस पे एक पहले क्वेश्चन आ चुका है, स्पर्मेथिका याद रखना। बट मेल कॉकरोच स्पर्म्स को कहाँ स्टोर करेगा? तो वो स्टोर करता है सेमिनल वेसिकल्स में। बेसिकली टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, वास्ट डिफरेंस होता हुआ सेमिनल वेसिकल्स में आता है, और सेमिनल वेसिकल्स में बच्चों मशरूम ग्लैंड के सिक्रेशन से एक गोल सा स्ट्रक्चर स्फेरिकल बनता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर बनता है, बट अल्टीमेटली जो स्पर्म स्टोर होता है वो सेमिनल वेसिकल्स में होता है। यहाँ पे स्पर्मेटोफोर दिया नहीं है। इस स्पर्मेटोफोर को मेल कॉकरोच जस्ट बिफोर द मैटिंग के टाइम से पहले बना लेता है, ताकि मैटिंग के टाइम पे इस स्पर्मेटोफोर को मेल कॉकरोच फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेमिनल वेसिकल्स इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों 177, टेंडम एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू बच्चों दो तरह का, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का बच्चों एग्जांपल है टेंडम एंड लिगामेंट। तो यहाँ पे सीधा दे रखा, देखो एरियोलर नहीं होगा, एडिपोज नहीं होगा, बच्चा क्या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये वाला आंसर सही है। और डेंस रेगुलर का एग्जांपल पहले बताया था, इसका होता है स्किन। आंसर हो जाएगा, आंसर इस केस में हो जाएगा बच्चों, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 178 नंबर। इसमें बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो इसमें ध्यान से देखो, एनल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच। तो ये वाला तो सही है। तो पहले बोला था कि एनल सर्सी जो होता है मेल फीमेल दोनों में होता है, और एनल स्टाइल ओनली मेल में होता है। ये सेंटेंस सही देख रहा है। उसके बाद दूसरा बोला एनल सर्सी ओनली प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, गलत, मेल फीमेल दोनों में होता है। ईच आई कंसिस्ट अबाउट 1000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। एक आंख में बच्चों 2000 ओमेटिडिया। ऐसा नहीं कि आंख में 2000, तो ऐसा कर लेना आधा आधा करके सोचा होगा कि 1000, नहीं ऐसा नहीं, एक आई में 2000 ओमेटिडिया होता है। तो ये भी गलत हो गया। और उसके बोला ईच उथिक कंटेन, एक उथिका में यहाँ पे बच्चों 14 से 16 एग प्रेजेंट होता है। एग मतलब ओवम प्रेजेंट होता है और फर्टिलाइज होकर ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो एक उथिका से बच्चों कम से कम 14 से 16 निम्फ बनता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर पहला वाला ही सही है। आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। एनल स्टाइल जो होता है ओनली मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों आपका 179, और इसमें बोला जा रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के लाइफ साइकिल से रिलेटेड इसमें कौन सा सही है? तो पहला देखो बोला है दे हैव पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। पैरोमेटाबोलस बच्चों की डेवलपमेंट जो होता है ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। तो टोटल जो होता है बच्चों वो 13 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मतलब 13 टाइम मेटामॉर्फोसिस होता है, तब जाके यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसी के बाद बोला जा रहा है बच्चों की फीमेल जो है प्रोड्यूस 9 to 10 उथिका इच कंटेनिंग द 14 to 16। अभी पहले आया था उथिका, तो उथिका में 14 to 16 ठीक है। और एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब करीब 9 से 10 उथिका बनाती है। ठीक है, एक बार में एक ही उथिका बनेगा, और इस तरह से ऑल्टरनेटली करके ये कम से कम 9 से 10 उथिका बनाती है। ये भी सही है। उसके बाद बोला स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू द स्पर्मेटोफोर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था बच्चों कि एक ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पर्म जमा होता है, और इसी को मेल कॉकरोच ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल कॉकरोच में डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म का ट्रांसफर का तरीका है वो स्पर्मेटोथिका से नहीं होता है, स्पर्मेटोफोर से होना चाहिए था। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे किसके थ्रू होना चाहिए था? ये होना चाहिए था स्पर्मेटोफोर के थ्रू। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आंसर यही हो जाएगा। बाकी बोला द निम्फ स्टेज गो निम्फ अंडरगो द 13 मॉल्टिंग टू रीच द एडल्ट। तो जैसा कि मैं पहले ही बोला था बच्चों की 13 टाइम मेटामॉर्फोसिस या मॉल्टिंग होता है, तब जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर इसमें सी क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बच्चों 180 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई ABC यहाँ पे बच्चों डायग्राम में जो दिया था आपका उसको आइडेंटिफाई करना। ये मैंने असली वाला डायग्राम ले रखा, हालांकि दिख नहीं रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप 100 पेज नंबर 130 पे जाओ और वहाँ पे मैं ला लो। तो इसमें ए जो है बच्चों ये एंटेरियर एरोटा लिखा हुआ है। एंटेरियर एरोटा ए ढूंढो कहाँ है? एंटेरियर एरोटा यहाँ मिला और एंटेरियर एरोटा यहाँ दो जगह मिला।
उसके बाद जो बी नंबर डायग्राम बच्चों, ये एलरी मसल्स लिखा हुआ है, तो बी नंबर में एलरी मसल्स यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे एलरी मसल्स है, मतलब ये आंसर सही है तुम्हारा। और लास्ट सी जो है बच्चों, ये व्हाइट वाले पोर्शंस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हार्ट का चैम्बर है, तो हार्ट का चैम्बर है तो दैट मीन्स ये ए लिखा है, सी चैम्बर ऑफ हार्ट, इसमें ये वाला सही है। मतलब यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से आंसर जो है बच्चों वो डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 181 में बोला जा रहा है द मोजाइक विजन ऑफ कॉकरोच हैज। बच्चों कॉकरोच में 1 पेयर कंपाउंड आई होता है, और कंपाउंड आई का मतलब हो गया कि वो करीब करीब 2000 ओमेटिडिया से मिल के बना होता है एक आंख, तो दोनों आंख मिला के 4000 ओमेटिडिया हुआ। अब उस ओमेटिडिया से बच्चों ये विजन जो करता है वो होता है एक्चुअली में मोजाइक विजन्स। मोजाइक विजन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बच्चों 2000 इमेजेस, एक ही ऑब्जेक्ट का 2000 इमेजेस बनता है, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड द मोजाइक विजन। बट इस 2000 छोटे छोटे इमेज बनाने के चक्कर में बच्चों इमेज का जो क्वालिटी होता है वो हो जाता है खराब, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छा रह जाता है। तो इसमें जो इमेज है मोजाइक विजन्स वो क्या होता है, मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन। इमेज खराब मतलब लेस रिजोल्यूशन, बट उसका सेंसिटिविटी होता है जो प्रिस्क्राइब करने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट कोई भी आसपास से गुजरा है तो वो सडनली आइडेंटिफाई कर लेगा कि कुछ गुजरा है। अब एग्जैक्टली उसको पता नहीं चला कि क्या गुजरा है, क्यों? क्योंकि उसका रिजोल्यूशन कम होता है। ठीक है, इस केस में आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 181 का। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 182 नंबर क्वेश्चंस। 182 क्वेश्चंस में बच्चों पहला नंबर आ जाओ, देखो 182 में बोला व्हिच ऑन द फॉलोइंग कंटेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, पहले भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होता है, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, ईसीएम, तो बच्चों जो टिश्यू है, टिश्यू बेसिकली ध्यान रखना, टिश्यू जो है ना वो ग्रुप ऑफ सेल्स से ओनली नहीं बनता है, साथ में मैट्रिक्स भी होता चाहिए, मतलब इंट्रा सेलुलर मटेरियल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ग्राउंड सब्सटेंसेस भी कहते हैं, वो होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो ग्राउंड सब्सटेंसेस वो किस तरह के टिश्यू में मिलता है, वो सीधा बच्चों ध्यान रखना इपिथेलियल टिश्यू में तो सबसे कम, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मिलता है हम लोगों को कनेक्टिव टिश्यू में, और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मिलता है एरियोलर के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे सीधा दे रखा है, और पूरे में देखो ये न्यूरल टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, और इपिथेलियल में तो सबसे कम, सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बोला, और एरियोलर एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। ऐसे भी देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखो तो सेल्स काफी दूर होते हैं, बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एरियोला, और उसी से टर्म बना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज करेक्ट। ठीक है यहाँ तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 183 में बोला जा रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो पहला नंबर तो सुनो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो डायरेक्टली ये टर्म्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, मैंने 101 का रेफरेंस ले रखा है क्योंकि वहाँ पे जो ग्राउंड सब्सटेंसेस या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है वो टर्म्स यूज किया गया है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों इपिथेलियल टिश्यू का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो होता है या ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है उसी को कहते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मटेरियल हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल हो गया किसका, इपिथेलियल टिश्यूज का। तब यहाँ ऑप्शन में देखो बोला है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में या मटेरियल जो हो गया बच्चों ईसीएम, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ ईसीएम, इसका फुल फॉर्म हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या मैट्रिक्स, या इसको बोल सकते हो इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस भी बोल सकते हो, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है ना, ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये नॉन सेलुलर होता है, नो सेल एट ऑल, बट प्रोड्यूस ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। जो भी ग्राउंड सब्सटेंस है बच्चों जिसका भी है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स बनाएंगे, उसी तरह से अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने बोला बच्चों कि ये इपिथेलियल टिश्यू का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स है, तो इसको कौन बनाएगा, इसको इपिथेलियल सेल्स ही बनाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये डी इज करेक्ट आंसर, नो सेल एट ऑल बट प्रोड्यूस फ्रॉम द इपिथेलियल, प्रोडक्ट ऑफ द इपिथेलियल सेल्स के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, वैसे सुन लो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बच्चों ये नॉन सेलुलर नॉन लिविंग ग्राउंड सब्सटेंस है, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, जिसके वजह से जो 2-3 सेल्स है उसको आपस में हेल्ड करके रख सके, बांध के रख सके तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है यहाँ तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों आपका 184, तो डायग्राम बेस्ड है, ठीक है, और डायग्राम बेस्ड में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों ये फीमेल
कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फीमेल कॉकरोच स्ट्रक्चर में बच्चों हमें ये ABCD ये सब पता लगाना क्या है। तो सबसे आसान इसमें देखें यहाँ पे ABCDEF, मतलब ये आपके 5-6 जो पार्ट हैं इनको पता लगाना कि ये है क्या। तो पहले सबसे आसान जो देखते हैं ये है बच्चों A नंबर जो इंडिकेट कर रहा, ये टेस्टिस कहाँ, यहाँ सब में है, चलो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा जाते हैं B नंबर। तो B नंबर बच्चों इस मशरूम ग्लैंड के पीछे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये क्या है, फेलिक ग्लैंड्स। तो फेलिक ग्लैंड्स कहाँ है, यहाँ B में दोनों में है, मतलब यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो ये दो आंसर तो नहीं होने वाला, मतलब इसमें से C और D को एलिमिनेट कर दो, C को और D को एलिमिनेट कर दो। अब क्या बचा है इसमें, ऑप्शन बच गया है आपका A और B में से कोई आंसर होने वाला है। अब आ जाते हैं C नंबर। तो C नंबर बच्चों ये एजाकुलेटरी डक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो एजाकुलेटरी डक्ट दोनों में लिखा हुआ है, कांटे की टक्कर हो रही है। अब आ जाते हैं D। तो D और E। तो बच्चों D और E में जैसे ये तुम्हारा मेल कॉकरोच का है, तो मेल कॉकरोच का तो इसमें एनल सर्सी और एनल स्टाइल दोनों होगा। तो इसमें जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बच्चों, ये वाला फिलामेंटस यहाँ पे तो ढंग से नहीं दिख रहा होगा, आपने एनसीईआरटी पेज नंबर 150 पे जाकर अच्छे से देखो, 115 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे ये फिलामेंटस, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है वो होता है एनल सर्सी, और एनल स्टाइल जो होता है नॉन फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब यहाँ पे नहीं कहेंगे एक्चुअली, सेगमेंटेड, ये जॉइंटेड या सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है एनल सर्सी। तो मतलब डी एनल सर्सी है। तो डी एनल सर्सी ये कॉर्डल स्टाइल और एनल सर्सी मतलब यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये डी है एनल सर्सी और ई क्या हो गया एनल स्टाइल, और एफ जो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये आपका लेफ्ट फिलोमर का पार्ट है जिसको बोलते हैं सीडोपेनिस। इस केस में अब फाइनली हमारे पास आंसर मिल गया है और आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर जो है वो आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा 184 क्वेश्चंस का। ठीक है, आई होप कि आपको बच्चों ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 185 नंबर। इसमें बोला कि इन कॉकरोच उथिका इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ। बच्चों ये पॉइंट ना आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा डायरेक्टली, हाँ कुछ इनकास्टिंग वगैरह ऐसे करके दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे दे रखा, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी पेज 150 पे जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बच्चों, वहाँ पे बना हुआ है। तो ऊथिका जो बनता है, ऊथिका कब बनेगा, जब वो क्या होता है मैटिंग हो गया, मैटिंग के बाद जब फीमेल कॉकरोच अलग हो जाता है तो उस टाइम पे ऊथिका बनाता है। तो ऊथिका में यहाँ पे जैसे इस तरह से क्या होगा, 7 से 8 इधर, 7 से 8 इधर, और इसके ऊपर कोटिंग हो जाता है किसका, काइटिनस सिक्रेशन का। और ये काइटिनस सिक्रेशन कौन बनाता है, कोलेटरल ग्लैंड रिलीज करता है। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, नोट डाउन कर लेना कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा नहीं है। ऊथिका का जो आउटर कवर होता है वो बनाता है कोलेटरल ग्लैंड, बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इसी के अंदर क्या होता है, एग होता है जिसका फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और ये सब इसी ऊथिका के अंदर। एंड फाइनली ऊथिका आपका जो जेनेटल चैम्बर उससे ऊथिकल चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी में जेनेटल चैम्बर सॉरी ऊथिकल चैम्बर को वेस्टिबल्स कहा गया है वहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा कोलेटरल ग्लैंड्स। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो इस बात को, शायद डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो ये बच्चों हो गया 185। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन बच्चों 186 नंबर। 186 में बच्चों बोला जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर आर, मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर दे रखा है वो हमें बताना है स्मूथ मसल्स फाइबर्स में। तो बेसिकली स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स में अगर तीनों में देखते हैं तो स्मूथ मसल्स होता है आपका स्पिंडल शेप, इस तरह से हो गया, कैसा, स्पिंडल शेप का। और स्पिंडल शेप का मतलब होता है बच्चों कि ये दोनों एंड टेपर होता है, बीच में थोड़ा सा स्वेलिन होता है। तो पहला देखो स्पिंडल शेप यहाँ पे लिखा है, स्पिंडल शेप यहाँ पे भी लिखा है, सिलेंडर, तो ये दो ऑप्शन को उड़ा दो, बचाइए। उसके बाद ये जो होता है बच्चों अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ है, अनब्रांच यहाँ पे भी लिखा हुआ है। स्ट्रिएशन, यहाँ पे स्ट्रिएशन नहीं होता है, तो अनस्ट्रिएटेड दोनों में लिखा है, अनस्ट्रिएटेड दोनों में। ये दोनों क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड है बट यहाँ पे इन्होंने मल्टीन्यूक्लिएटेड वर्ड यूज किया, मतलब ये हो गया गलत। आंसर हमारा मिल चुका है, ए नंबर क्या हो गया, सही है। और साथ में ये भी याद रखना कि ये इनवॉलंटरी मतलब कि ये अपने व्हील पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट रिलैक्स अपने आप करेंगे। जैसे स्केलेटल मसल्स में कॉन्टैक्ट रिलैक्स कर पा रहा हूँ अपनी इच्छा से, बट ये स्मूथ मसल को हम अपनी इच्छा से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया आपका ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 187।
187 में बच्चों यहाँ मैच करने के लिए है 1, 2 और ये 3 कॉलम में इसमें मैचिंग करना है, हमें मैच करना है। इसमें जैसे पहला है कार्टिलेज, इसमें इसके सामने लिखा है फ्लूइड और आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ सेल्स के नाम दे रखे हैं। तो हमें हर कॉलम में चेक करना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम ऑप्शन वाइज चलेंगे। इसमें अगर यहाँ मैच करके कोई फायदा तो है नहीं, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोला A to Z, ए का कार्टिलेज, 2 हो गया सॉलिड एंड पेलेबल और Z हो गया कॉन्डियोसाइट। तो कार्टिलेज जो है बच्चों वो सॉलिड एंड पेलेबल होता है, बिल्कुल सही है। और ये इसके अंदर जो सेल होता है वो होता है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद बोला B3Y, बी हो गया आपका बच्चों बोन, और बोन जो होता है ये हार्ड एंड नॉन पेलेबल्स, ये भी ठीक है। और उसके साथ है वाई दैट मीन्स इसमें क्या होता है ऑस्टियोसाइट सेल्स होता है, बिल्कुल सही है, मतलब ये भी सही दिया हुआ है। अब लास्ट है C, A और X, C और AX। C हो गया ब्लड, ठीक है, ब्लड जो होता है बच्चों ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी सही है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में X लिखा है, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए जो लिया था पहला वाला ही सही हो गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तुम ऑप्शंस के हिसाब से मैच करना, पहले से मैच करोगे कोई फायदा नहीं है उसमें एक एक करके, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 180 में बोला है कि फाइंड द ओड वन आउट इन द मेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच में इसमें ओड स्ट्रक्चर्स क्या है। तो बच्चों हमें जैसा कि पता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है, फेलिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फेलिक ग्लैंड क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, ये बनाता है आपका स्पर्मेटोफोर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो बच्चों सेमिनल वेसिकल से जुड़ा रहता है और इसी के ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं मेल का जेनाइटल ओपोर्स या ओपनिंग्स बोलते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्मेथिका, तो स्पर्मेथिका जो बच्चों ये क्या करता है, ये करता है स्टोर स्पर्म्स को स्टोर करता है, बट ये मिलता किस में है, ये मिलता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलता है, ये मेल कॉकरोच में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ओड वन कौन हो गया, ओड वन हो गया आपका स्पर्मेथिका, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों 189 में बोल रहा है कि which one of the following type of cells is involved in making the inner wall of the large blood vessels। तो स्मॉल हो या लार्ज ब्लड वेसल्स का जो इनर वॉल होता है बच्चों वो सिंपली पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, तो उसको डायरेक्टली याद करके रखो, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स एंड हार्ट वॉल्स के अंदर होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन। उसमें बोला जा रहा है हार्ट ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्स लाइंग अलोंग, ठीक है ना। तो बेसिकली आपसे हार्ट का लोकेशन पूछा जा रहा है बच्चों। जितने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट है उन दोनों में अगर हमने कंपेयर किया था एनिमल किंगडम में भी, तो कॉर्डेट में हार्ट जो होता है वेंट्रल साइड होता है, बट नॉन कॉर्डेट में हार्ट जो होता है डॉर्सल साइड होता है। मतलब कॉकरोच में भी हार्ट किधर होगा, डॉर्सल साइड होगा। तो सबसे पहले तो इसमें डॉर्सल वगैरह जितना है उनको अलग कर लो, तो डॉर्सल सिर्फ इसमें दे रखा है, बाकी इसमें वेंट्रल, तो ये दोनों तो ऐसे ही गया। और यहाँ पे लेटरल टू द एलिमेंट्री कैनाल होता नहीं है, यहाँ पे मिड डॉर्सल लाइन हो गया। अब डॉर्सली प्रेजेंट है ये तो ठीक है, अब डॉर्सल में कहाँ, लेटरल साइड या बीच में, लेटरल या बीच में, तो बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थॉरेक्स एंड एब्डोमेंस। तो एब्डोमेन से लेके थॉरेक्स तक टोटल 13 सेगमेंट होता है ना, तो 3 थॉरेसिक में और 10 एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है, टोटल 13। तो थॉरेक्स से एब्डोमेंस के बीच में होता है, इसमें आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 191। इसमें असर्शन और रीजन दोनों दे रखा हुआ है, ठीक है। तो असर्शन और रीजंस में बच्चों पहला असर्शन बोला है कि बोन इज अ मेन स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ऑर्गन। बिल्कुल सही है बच्चों, जो बोन होता है ना ये एक फ्रेमवर्क देता है, जिससे हमारा शरीर का एक प्रॉपर ढांचा जो जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है। और अल्टीमेटली जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है
है ना, लंग्स है, इनको प्रोटेक्शन दे रहा है और इधर ब्रेन को जैसे प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये प्रोटेक्ट करता है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही दे रखा है, एसर्शन सही है। आपका पेज 104 नंबर पेज पे ये बात आपको मिल भी जाएगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं रीजन में। रीजन में बोला है कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोनी इन एडल्ट। बिल्कुल सही है, ये भी कार्टिलेज में 104 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम बोन जो होता है ह्यूमंस में वो रिप्लेस होता है कार्टिलेज से, ठीक है, मतलब कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट हो जाता है हाइलिन कार्टिलेज से। तो ये भी पॉइंट भी क्या है आपका सही है। लेकिन बच्चों ऊपर बोन और नीचे कार्टिलेज दो अलग अलग, तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सर्जन रीजन दोनों सही है, बट इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 192। 192 में बोला जा रहा है कि which one of the following is not a connective tissue। इसमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि बहुत इजी है बट फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। आप में से कौन कौन कंफ्यूज है क्वेश्चन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ये तो बिल्कुल है। और मसल्स का बच्चा लोग, हम लोगों ने तो अलग से ही टिश्यू बनाया, मस्कुलर टिश्यू, तो मसल्स तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये अलग मस्कुलर टिश्यूज में आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, इस पूरे सीरीज का या फिर कैसे इस सेट का सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 193 नंबर क्वेश्चन। 193 में बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ट्रू फाइंड आउट करना है अबाउट द कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में इसमें बोला जा रहा है, पहला बच्चों, द नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरी इज 10। 10 नहीं होता है, कितना होता है, टोटल 8 होता है। तो ईच ओवरी में 8 तो टोटल 16 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 10 दिया तो 10 दिया, इस मतलब ये गलत है। उसके बाद बोला है कि द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड द निम्फ। पहला नंबर बच्चों कि कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होता है वो तो डायरेक्ट, मतलब इसमें लार्वा तो नहीं होगा। तो लार्वा जो वर्ड है ये गलत हो गया, यहाँ पे लार्वा अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो निम्फ है ये लार्वा नहीं है, बहुत लोगों का अभी भी कंफ्यूजन में है। निम्फ इंटरमीडिएट स्टेज ऑल दोज है, बट ये निम्फ बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा होता है, पेरेंट के जैसा होता है, एक्सेप्ट विंग्स। तो जैसा पेरेंट है वैसा ही तुम्हारा निम्फ है, जस्ट इसके पास विंग्स नहीं होता है, ठीक है। विंग्स छोड़ के बाकी सब चीज प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद आता है एनल स्टाइल आर अब्सेंट इन फीमेल। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि एनल स्टाइल जो होता है वो मेल कॉकरोच में होता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, एनल स्टाइल इज अब्सेंट इन फीमेल। एनल सरसी मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। अब आता है लास्ट है, इसमें डी ऑप्शन बोला है, दे आर यूरियोटेलिक। तो बेसिकली जो कॉकरोच होता है बच्चों ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा। क्या करेगा, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है, यहीं पे लिख देता हूं, यूरिकोटैलिक। क्या कहलाएगा, यूरिकोटैलिक कहलाएगा, ये यूरिकोटैलिक कहलाता है। तो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म हो गया, तो यहाँ पे यूरियोटैलिक ये गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट। तो अभी तक हमें एक स्टेटमेंट सही मिला है और वो है सी। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों 194 में बोला है कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो होता है बच्चों ऑफ किडनी हैव, कौन सा होता है। पहले भी हम लोगों ने बताया बच्चों कि इसमें क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज होता है। तो जहां भी क्यूबाइडल आ जाए तो सबसे पहले मैंने बोला नेफ्रॉन के बारे में ही सोचना, ठीक है। बाकी अदर बाद में आएगा, पहले नेफ्रॉन्स के बारे में सोचना। तो पूरे नेफ्रॉन्स में पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब में क्या होता है, क्यूबाइडल सेल्स होता है, ब्रश बॉर्डर या नॉर्मल जैसा भी है। तो क्यूबाइडल सेल्स इसमें होता है, तुम्हारा एनसीईआरटी में भी लिखा 101 पेज पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 195, इसको मैच करना है, ठीक है ना, मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। तो इसमें हम लोग मैच करते हैं पहला। तो यहाँ पहला है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इसमें से क्या करता होगा बच्चों, ये करता है फैट को स्टोर। तो ए का हो गया 4। उसी तरह से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अगर बात करते हैं तो मल्टीलेयर कंपाउंड, और मल्टीलेयर कंपाउंड कहाँ मिलता है हम लोग को, स्किन में मिलता है। उसके बाद हाइलिन कार्टिलेज एक तरह का क्या है बच्चों, कार्टिलेज है, और कहाँ होता है, टिप ऑफ द नोज एंड एयर पिनस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दे रखा है नोज दे रखा है,
ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज का बेस्ट एग्जांपल हो गया, क्या हो गया इसमें, इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्लड। तो मैच कर लो इसमें, ये ऑप्शन बी में मैच करा, देखो ए का 4, उसके बाद बी का 3 स्किन मैच करा, सी का 1 भी मैच करा और डी का 2 मैच करा। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 196 में बोला जाए मालपिगन टिबिल्स आर लाइंड विथ। तो बच्चों मालपिगन टिबिल्स जो था वो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है मीट और हाइंड गट के बीच में होता है, जंक्शंस में। इसका नंबर भी एनसीईआरटी में मेंशन है 100 से लेके कितना बच्चों 115 यहाँ पे नंबर भी मेंशन किया होगा। एलोई कलर का होता है, ब्लाइंड शेक होता है तुम्हारा, ठीक है। अब जो ये मान लो जैसे मान लो ट्यूब ले लिया मैंने, ये ब्लाइंड शेक ट्यूब, तो अंदर ये कोई ना कोई सेल्स तो होगा ना इस पे, इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग होता है। तो लाइनिंग जो होता है बच्चों वो ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड इपिथेलियम, तो ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। देखो नॉन ग्लैंडुलर तो पहले तो इन्हीं दोनों को एलिमिनेट कर दो, और यहाँ पे नॉन सिलिएटेड वर्ड लिखा था, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा सी ऑप्शंस। तो ये जो है ना ग्लैंडुलर भी है प्लस इसके ऊपर इस तरह से सिलिया भी होता है तुम्हारा, तो सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर दोनों हो जाएगा तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 में भी मैच करना है बच्चों, कॉकरोच का ही है। तो इसमें आ रहा है बच्चों फेलोमर। तो फेलोमर मैं पहले बता चुका हूँ, फेलोमर क्या होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटल है, जैसे ह्यूमन मेल में पेनिस होता है उसी तरह से कॉकरोच में क्या होता है फेलोमर। इसका एक और नाम है, बताओ जल्दी से, इसका एक और नाम होता है गोनोपोफाइसिस बोलते हैं। तो गोनोपोफाइसिस जो है बच्चों ये कॉकरोच का एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है। तो ए का 4 ढूंढो कहाँ है, ए का 4 2 जगह है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब आ जाते हैं गोनोफोर का मतलब होता है जेनाइटल पोर्स को कहते हैं, ठीक है। तो जेनाइटल पोर्स जो है बच्चों कहाँ मिल सकता है हमें, तो मेल कॉकरोच में कहाँ होता है, एजाकुलेटरी डक्ट का जो ओपनिंग होता है उसी को हम बोलते हैं गोनोफोर। तो इसमें आ गया कौन सा, बी का 3। तो बी का 3 कहाँ है, बी का 3 इस वाले में, आंसर मतलब हमारा ये हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। बाकी अदर मैच कर लेते हैं। स्पर्मेटोफोर को बोला गया है बच्चों बंडल ऑफ द स्पर्म। तो मेल कॉकरोच जस्ट बिफोर द मैटिंग वो क्या करता है, स्पर्मेटोफोर बनाता है, उसके अंदर स्पर्म रहता है और उसी पैकेट को या बंडल को उठा के वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देता है, जिससे कि स्पर्म्स उसके स्पर्मेथिका में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बंडल ऑफ स्पर्म्स हो जाएगा, मैच करेगा। और लास्ट है ओवरियोल्स। तो ओवरियोल्स मैंने पहले बताया था बच्चों ये 8 ओवरियल ट्यूब में टूटा हुआ रहता है। तो यहाँ पे सब देखो सी और डी का 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसमें क्या हो गया, आंसर इसमें बच्चों बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 190 में बच्चों यहाँ पे एसर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है। तो पहला दे रखा है एसर्शंस, यंग वन ऑफ कॉकरोच डज नॉट लुक लाइक द एडल्ट। ये तो पहला ही गलत हो गया। ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ये लोग निम्फ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही दिखता है, ठीक है। निम्फ कैसा दिखता है, एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसा दिखता है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर मान लो एसर्शन रीजन में बच्चों अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो इसमें डेफिनेटली आंसर 4 ही होने वाला है। फिर भी एक बार जस्टिफाई करने के लिए रीजन भी पढ़ लेते हैं। बोला द माउथ पार्ट ऑफ यंग कॉकरोच आर नॉट वेल डेवलप लाइक द एडल्ट। फिर से वही, तो निम्फ जो होता है बच्चों एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली एडल्ट के जैसा होता है। उसमें एनल सरसी हो, एनल स्टाइल हो, माउथ पार्ट्स हो, एंटीना हो, सिंपल आई हो, कंपाउंड आई हो, थॉरेक्स हो, एब्डोमेन हो, सब कुछ सेम रहता है, नेक हो, सब कुछ सेम रहता है, लेग, विंग सब कुछ सेम होता है। बस उसमें नहीं होता है तो वो विंग्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। तो इसमें एसर्शन इज फॉल्स, एसर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। आंसर हो जाएगा बच्चों डी, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 199 में बोला जा रहा है द टाइप ऑफ मसल्स रिप्रेजेंटेड इन आवर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रहा है उसमें देखना है। तो पहला सेंटेंस दे रखा है कि हार्ट इज इनवॉलेंटरी एंड अनस्टिएटेड। पहला नंबर देखो हार्ट जो होता है इनवॉलेंटरी तो है, बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा बोला है कि ये अनस्टिएटेड स्मूथ मसल्स। अरे भैया हार्ट जो होता है वो तो खुद ही कार्डियक मसल्स है, तो ये सेंटेंस तो ऐसे ही गलत हो गया, हटाओ। दूसरा आता है इंटेस्टाइन का मतलब एलिमेंट्री कैनाल का वाल, और एलिमेंट्री कैनाल का वाल पे स्मूथ मसल्स होता है, और स्मूथ मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टिएटेड मसल्स कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया।
स्ट्रिएटेड लिखा हुआ, स्मूथ मसल जो होता है वो नॉन स्ट्रिएटेड होता है, तो ये भी गलत। उसके बाद नेक्स्ट आता है थाई मसल्स। थाई मसल्स मतलब स्केलेटल लिम्ब से जुड़ा हुआ है, और लिम्ब से जुड़ा हुआ तो ये स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड ही होता है और प्लस वॉलेंट्री होता है। यही सेंटेंस सही लग रहा है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, अपर आर्म। अपर आर्म इज स्मूथ मसल, फिर से देखो गलत हो गया। लिम्स में हमेशा ध्यान रखना, लिम्स में हमेशा स्केलेटल मसल्स होता है, दैट इज स्ट्रिएटेड मसल्स होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा? आंसर बच गया सी। तो सी इसमें से ये जो ऊपर मसल्स के टाइप में दे रखा उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर हो गया सी। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन बच्चों। इस सेशन का बहुत ही सफलता से साथ हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया, और आपने बहुत ही पेशेंस के साथ इन सबको देखा। अब लास्ट भी देख लेते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉकरोच का है, और उसमें सीधा दिख रहा है कि ये एलिमेंट्री कैनाल को सीक्वेंस से अरेंज करने के लिए दे रखा है। तो सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखो स्टार्ट होता है फेरिंग्स से, सब में फेरिंग्स लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, फेरिंग्स सब में लिखा हुआ है। फेरिंग्स फिर ओपन होगा ऑसोफेगस में, यहाँ भी ऑसोफेगस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में, ठीक है। ऑसोफेगस क्रॉप में जाता है, तो क्रॉप की जगह पे इनमें गिजार्ट है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑसोफेगस के बाद इलियम है, तो ये भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा क्रॉप, मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन सही दे रखा। क्रॉप, क्रॉप से गिजार्ड में जाएगा, गिजार्ड इलियम में, इलियम कॉलोन में, कॉलोन रेक्टम में जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है आपका डी नंबर। और ये सीक्वेंस बच्चों जब ये फिगर देखोगे ना एनसीईआरटी में 113 पेज पे, तो ही आपको मिलेगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन बच्चों। इसी तरह से आप निरंतर कंटिन्यूअस आप प्रयास करते रहिए, हर एक क्वेश्चन के साथ लड़िए, जूझिए, जब तक आपको वो क्वेश्चन आपके तरह से समझ में ना आए, ठीक है। अगर आप प्रयास करना छोड़ दोगे तो सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम कामना करते हैं कि आप निरंतर हमारे साथ मिलके प्रयास करते रहेंगे, ठीक है, और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। बच्चों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।